नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही मेरे साथ मेरी पूरी टीम तैयार है। हमारे साथ हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, जो आज की सबसे बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे हम समझेंगे खबर क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका। आशीष हमें बताएंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन, पूरा हाल। संदीप बताएंगे कि टिड्डियों के हमले से किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, और कुशल हमें बताएंगे कि कल F&O सेगमेंट की कंपनी NCC के नतीजे कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बाजार और शेयर पर अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरस्कर साहब भी हैं। इनसे भी हम समझेंगे बाजार की चाल के बारे में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, किस तरह का कारोबार हुआ है। तो बाजार में आज भी जश्न जारी रहा और कल की शानदार तेजी के बाद बाजार ने आज भी जोरदार छलांग लगाई और मई सीरीज को एक अच्छी एक्सपायरी दी। निफ्टी करीब 250 पॉइंट की मजबूती के साथ 9,500 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 600 पॉइंट की तेजी रही। बैंक शेयरों ने आज भी तेजी को बड़ा सपोर्ट दिया और बैंक निफ्टी 2.5% की मजबूती के साथ 19,200 तक पहुंच गया। आईटी सेक्टर को छोड़ दें तो आज करीब करीब सभी सेक्टर्स में तेजी का माहौल देखने को मिला। और चलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक है क्या, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में जोश कायम है और पिछले दिनों से जारी मजबूती कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी का माहौल बना है, क्या ये तेजी सस्टेनेबल है, क्या व्यू है आपका? दुनिया भर के बाजारों की तेजी के दम पर भारतीय बाजारों ने आज फिर से दमदार शुरुआत की और इस दमदार तेजी को पूरे दिन भर बनाए रखने में कामयाब रहे। जी हां, ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत अच्छे थे। अमेरिका में कल फिर से 500 अंकों से ज्यादा की तेजी हुई है और दिन भर डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। इससे कल की तेजी और आगे बढ़ी और ट्रेडर्स में जोश बना। और एक्सपायरी के दिन, वो भी महीने की एक्सपायरी, तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारी शॉर्ट कवरिंग होना बाकी थी। 9,000 से लेकर 9,300 के बीच में काफी कॉल राइटर्स शॉर्ट थे, तो उनकी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। फ्रेश खरीदारी लोकल फंड्स की तरफ से आई और कुछ लोग जो साइड पर बैठे थे इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी खरीदारी की। इसका कमाल ये हुआ कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद हुए। 9,500 को बाजार ने पार भी किया कुछ समय के लिए और उसके बेहद करीब निफ्टी जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 19,450 तक पहुंचा और बंद होते होते 19,200 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। तो कुल मिलाकर अच्छी खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग और ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट, ये तीनों वो कारण थे जिसके चलते मई सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर जाकर आज बाजार बंद होने में कामयाब रहे। तो एक और जबरदस्त दमदार मजबूती भरा ट्रेडिंग सेशन। तो एक और दमदार सेशन मार्केट का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज के सत्र में, आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs की बात करें तो FIIs ने आज के कैश मार्केट में 2,354 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 144 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब आपको बताते हैं कि आज जिस तरह से बाजार में एक जश्न का माहौल रहा, तो आज की तेजी में कौन कौन सी ऐसी खबरें रही और उन खबरों के दम पर किन किन सेक्टर में एक्शन दिखा जिसने इस बाजार की तेजी को सपोर्ट दिया है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़िया तेजी का रुझान देखने को मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। साथ ही अगर आप देखें तो सीरीज के उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग थी। इंडेक्स ने 30 अप्रैल के बाद की सबसे शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो ऑटो इंडेक्स में आज बढ़िया तेजी देखने को मिली। दिग्गज आयशर मोटर्स यहाँ पर 7% की तेजी देखने को मिली, अतुल ऑटो 5%, हीरो मोटो 5% और मारुति जैसे दिग्गज ऑटो स्टॉक में भी 4% का रुझान देखने को मिला।
प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से यहाँ पर बाजार को काफी बढ़िया कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तेजी में। और एचडीएफसी बैंक देखिए जो कि हैवी वेट है, यहाँ पर 5% की तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 4%, आईसीआईसीआई बैंक 2% और एक्सिस बैंक में 1% की तेजी देखने को मिली। एनबीएफसी स्टॉक में भी देखिए कि बिल्कुल जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में रुझान देखने को मिल रहा है, सिमिलरली उज्जीवन 7% की तेजी के साथ बंद हुआ, रेडकॉम 4% है, एचडीएफसी लिमिटेड 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। ग्लोबल संकेत बढ़िया है, चाइना में जो स्टिमुलस आने की उम्मीद है जिसके चलते मेटल स्टॉक्स पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी दिखा रहे हैं। और आज के सत्र में भी आप देखिए हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील और नाल्को बढ़िया खरीदारी के साथ बंद हुए। सिर्फ एकमात्र फार्मा सेक्टर ऐसा है जहां पर एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। पिछले कई हफ्तों में देख रहे थे कि फार्मा स्टॉक्स में बढ़िया रनअप दिया था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आ रही है। मिड कैप स्पेस से आप देखें तो आईओएल केमिकल, एमएनसी कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा गिरावट के साथ बंद हुए। टोरेंट फार्मा नतीजों के दूसरे दिन भी यहाँ पर गिरावट का रुख जारी रहा। बायोकॉन और स्ट्राइक फार्मा ये स्टॉक ऐसे हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में खरीदारी का रुझान था, काफी बढ़िया एक्सपायरी देखने को मिली थी। ओके, तो ये आशीष ने बताया कि आज किस तरह का पूरा एक्शन रहा अलग अलग सेक्टर में, ये डिटेल में आशीष ने हमें बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से पिछले 2 दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छी छलांग लगाई है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है, ऐसे हालात में पोजिशनल ट्रेडर के लिए इस मार्केट में क्या है? पोजिशनल ट्रेड कल किसी को करना हो तो कहां पर करना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो कैपिटल गुड सेक्टर है वहां पे हमको लार्सन एंड टुब्रो काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि हालांकि स्टॉक में थोड़ा सा उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को जरूर मिला है, लेकिन हम समझते हैं कि ऊपरी लेवल से काफी गिर चुका है और इस लेवल से डेफिनेटली एक 8 से 10 दिन का अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो करीबन 950 960 का टारगेट और करीबन 875 का आप स्टॉप लॉस रखो तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे खास बात यह है कि कंपनी के कोर बिजनेस में तो प्रेशर दिखाई देगा, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी और दूसरे जो बिजनेस है जैसे कि इनके आईटी और सॉफ्टवेयर बिजनेसेस है ये कंपनी को काफी सपोर्ट देंगे, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है 8 से 10 दिन के लिए। ओके, तो ये राय आपकी कि पोजिशनल ट्रेड अभी कहां पर लेना ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लॉन्ग टर्म के लिए भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं एक बेहद बड़ी खबर। और खबर क्या है कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए बड़ी कर्ज माफी योजना ला सकती है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, किसानों के लिए बड़ी कर्ज माफी योजना लाने की सरकार की तैयारी है। जी बिजनेस को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। किसानों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी, कितनी राहत किसानों को मिलेगी और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या पूरा इंपैक्ट होगा, डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति जी, एक बहुत बड़ी खबर कि किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान सरकार कर सकती है, क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा ये एक बड़ी खबर है। बैंकिंग सेक्टर, बाजार, इकोनॉमी, इन सभी को देखे तो इन सब के लिए ये एक इम्पोर्टेंट खबर है इस वक्त। और जो सरकार की योजना है वो ये किसान को एक बड़ी कर्ज माफी देने की बात कर रही है और वहाँ 1 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज माफ करने की बात है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप देखें इसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ होंगे, उसके बाद ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज माफ करने की कोशिश की जा रही है। अब क्यों ये की जा रही है ये ज्यादा जरूरी है समझना। अगर हम देखिए तो किसानों को कोरोना का जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो एक है ही, उसके अलावा टिड्डों के आतंक से राहत देना इस वक्त जरूरी है। इनफैक्ट टिड्डों की वजह से 15% फसल खराब होने की आशंका है। होलसेल मार्केट में अनाज देखें तो उनके दाम में 30 से 40% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और गवर्नमेंट की जो एक थिंकिंग है, प्राथमिकता उन्होंने गरीबों को और किसानों को देते हुए यहाँ ये सोचा है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक की कर्ज माफी यहाँ देने की जरूरत है और इस तरफ वो आगे बढ़ रही है। आप जल्दी इस पे अनाउंसमेंट देखेंगे सरकार की तरफ से आते हुए। ओके, तो आपने कहा कि ये जल्दी ही सरकार की तरफ से इसके ऐलान हो सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट स्वाति क्या होगा, बैंकों के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होगा इसका?
जी बिल्कुल, तो ये जहाँ एक सेक्टर के लिए अच्छी खबर है तो दूसरे के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। ऑब्वियसली ये पैसा जो दिया जाएगा ये बैंक की जो बैलेंस शीट है उस पर ज़रूर स्ट्रेन करेगा। अगर आप देखिए इतने लाख करोड़ रुपए के कर्ज को अगर माफ़ करते हैं तो बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी, एटलीस्ट फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त। तो वो हाँ, आप कह सकते हैं कि बैंकों को यहाँ तकलीफ ज़रूर आएगी। वो पैसा कैसे बकाया होगा, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये देखना ज़रूरी होगा। बट बैंक्स के लिए तकलीफ की बात है, बट ये सरकार सोच रही है तो ज़रूर उसके प्रावधान भी करेगी। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ी खबर हमें बताने के लिए। तो एक बड़ी खबर है क्योंकि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। ये अमाउंट काफी बड़ा है और जो बात अभी स्वाति ने बताई कि 25,000 करोड़ की पहली किस्त होगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी किस्तों का भी ऐलान होगा। और जो बात टिड्डियों का जो जिक्र किया, ये बड़ा संकट है किसानों के ऊपर। 27 साल का सबसे बड़ा हमला है टिड्डियों का, लिहाजा किसानों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है और कोरोना की वजह से दिक्कत तो है ही। तो इन दोनों दिक्कतों को देखते हुए, समझते हुए एक बड़ा कदम सरकार यहां पर उठाने जा रही है और ये ऐलान आने वाले समय में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। कल F&O सेगमेंट से जुड़ी कंपनी वोल्टास के नतीजे आएंगे। लॉकडाउन के चलते वोल्टास के लिए मार्च तिमाही ठंडी रह सकती है। क्या पूरा अनुमान है, डिटेल समझाने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए। देखिए, नतीजे फ्लैट देखने को मिलेंगे। मुनाफा जो है 5% घटकर करीब 133 करोड़ रहेगा। पिछले साल छोटा बेस होने के कारण आपको मार्जिन और कामकाजी आय का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा पसंद आएगा, लेकिन नतीजे जो है ऑपरेशनल लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आएंगे। छोटे बेस का ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। मार्जिन में हमारा अनुमान है कि 7% से बढ़कर करीब 8.7% रहेंगे। कामकाजी आय यानी एबिटा यहाँ पर 27% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय ग्रोथ बेहद निराशाजनक रहने का अनुमान है, करीब 2% की गिरावट मानी जा रही है, ये देखने को मिलेगी। क्योंकि तिमाही के दौरान करीब 10 से 12 दिन का जो लॉकडाउन हुआ था, जिसके चलते एसी की बिक्री पर दबाव की आशंका जताई जा रही है। साथ ही जो इनका प्रोजेक्ट कारोबार है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार कई तिमाहियों से सुस्ती देखी जा रही है और इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो म्यूटेड साइड पर ही देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, आगे जाकर क्या डिमांड कर रहे हैं, इस पर फोकस रहेगा। नतीजे फ्लैट देखने को मिलेंगे। ओके, ये बिल्कुल आशीष ने जो अनुमान बताया, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आशीष ने कहा कि आय ग्रोथ को लेकर ज्यादा चिंता रहेगी। तो अविनाश जी, ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है वोल्टास के ऊपर? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा है वो इसलिए कम होगा क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ काफी हद तक इम्पैक्ट होने वाला है। हालांकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट आपको सिर्फ 8-10 दिन का दिखाई देगा, लेकिन जो मेन सीजन है वो सीजन में अप्रैल और मई में भी जो बिकवाली के नंबर आने वाले हैं वो काफी खराब आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनका प्रोजेक्ट बिजनेस जो करीबन 30-35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें। तो रिजल्ट आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री और जो आउटलुक रहेगा वो इन्वेस्टर्स को क्लोजली वॉच करना चाहिए। नतीजे तो खराब आने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आगे के जो नंबर कैसे आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेंगे। तो यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी, फ्रेश खरीदारी नहीं करें। हाँ, ओके, होल्ड की राय है, फ्रेश बाइंग की राय नहीं है। और अविनाश जी ने भी कहा कि रिजल्ट तो खराब आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अहम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कल एनसीसी के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, क्या आंकड़े रह सकते हैं, ये समझाने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल बताइए। एनसीसी के कल नंबर्स आने हैं और वो बेहद वीक लग रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है वो लगभग आधा होता हुआ नजर आएगा। 56% की गिरावट के बाद मुनाफा जो है करीब 78 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और साथ ही कंपनी की जो आय है वहां पर भी करीब 40% का गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि जो नए ऑर्डर्स की गति है उसमें गिरावट आई है और साथ ही जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन है वहां पर देरी हो रही है। और मौजूदा जो माहौल है उस वजह से अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलरली जो है काम रुक गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है उस पर भी असर पड़ता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। 11.7% से गिरकर 10.9% रहने का अनुमान है। अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की तरफ से कि आंध्र प्रदेश में ऑर्डर्स का क्या हाल है और साथ ही कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल स्थिति है वो अभी किस पोजीशन पे है। तो इन पर अगर कमेंट्री पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए
एक लेवल तक अच्छा हो सकता है, पर खराब जो ओवरऑल नतीजे हैं उस पर अगर खराब कमेंट्री आती है तो वो काफी वीकनेस ला सकता है स्टॉक में। ओके, अविनाश जी, नतीजों के अनुमान को देखने के बाद एनसीसी पर आपकी क्या राय बन रही है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि नतीजे तो खराब आएंगे, लेकिन जैसे कुशल ने कहा कि वर्किंग कैपिटल का जो इशू है, वहां पे अगर कोई इम्प्रूवमेंट आने वाले क्वार्टर में आती नहीं है और नए ऑर्डर्स अगर आते नहीं है तो डेफिनेटली एनसीसी के लिए दिक्कतें पड़ेंगी। कंपनी का काफी बड़ा कर्जा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्किंग कैपिटल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे ग्रोथ इनको अचीव करना है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये लेवल से भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि नतीजे के बाद अगर कमेंट्री वीक आती है तो इसमें थोड़ी और बिकवाली देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी तो इस प्राइस से बच के रहे, इसको अवॉइड करें। ओके, ठीक है, इसको अवॉइड करने की राय है। आगे बढ़ते हैं। टिड्डियों के हमले से देश के किसान परेशान हैं, कितना गंभीर संकट है ये, और इस आपदा में किस तरह से पेस्टिसाइड केमिकल वाली कंपनियों के मौके बन रहे हैं, ये समझाने के लिए, बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि टिड्डियों का आक्रमण भारत में बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। कई सारे ऐसे राज्य जो कि इसकी चपेट में अब आते हुए दिख रहे हैं। कई सारी ऐसी घरेलू कंपनियां हैं जो कि पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक बनाती हैं, और उनका जो धंधा है, उनकी जो डिमांड है, उसमें अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिला, जिस तरह से ये टिड्डियों की ओर से हमला होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, हमने कुछ ऐसी कंपनियों के रेवेन्यू शेयर निकालने की कोशिश करी है कि आखिरकार कीटनाशक सेगमेंट से उनकी आय का हिस्सा कितना आता है। रैलिस इंडिया आप देखिए, 76.5% इनकी FY19 आय अगर आप देखें तो इसी सेगमेंट से ही केटर होती थी। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 13.5%। इंसेक्टिसाइड इंडिया तो पूरा कारोबार आप देखिए कीटनाशक से ही आता है, तो पूरा धंधा इसी से डोमिनेटेड है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स के केस में आय का हिस्सा 56% कीटनाशक से आता है, और अतुल लिमिटेड की अगर आप बात करें तो 33% के आसपास इसी सेगमेंट से आता है। अब फिर इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितने आते हैं इस सेगमेंट में? रैलिस इंडिया 10%, कोरोमंडल में 15%, इतना ही इंसेक्टिसाइड इंडिया में। मेघमनी ऑर्गेनिक्स में सबसे ज्यादा है, 21% के आसपास आप देखिए इनका प्रॉफिट मार्जिन इसी सेगमेंट की वजह से आता है, और अतुल लिमिटेड के केस में 17% के आसपास आप देखिए प्रॉफिट मार्जिन इसी सेगमेंट का है। तो उस लिहाज से देखा जाए, यही कारण है कि पिछले 3 दिनों में देखें तो जबरदस्त एक्शन इस पूरे स्पेस में बनता हुआ दिखा है। बेयर क्रॉप 21% के आसपास चलता हुआ दिखा, 11% के आसपास की तेजी मेघमनी ऑर्गेनिक, सुमिटोमो और इंसेक्टिसाइड इंडिया में देखने को मिली, और भारत रसायन जैसे और यूपीएल जैसे स्टॉक्स में भी 5 से 6% के आसपास का अपमूव देखने को मिला है। जबरदस्त कारोबार है इनका कीटनाशक की जहां तक बात है, और अभी जो डिमांड बढ़ रही है उससे इनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। ओके, और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कल का बाजार आपको कैसा दिख रहा है? क्या रणनीति बनाना ठीक रहेगा? जहां तक कल के एक्शन का सवाल है, बाजार बेहद अहम और इंपॉर्टेंट लेवल पर बंद हुए हैं। वो मेक और ब्रेक लेवल है 9500 का निफ्टी पर। देखिए, अब कल आपको क्या चाहिए? मजबूत ग्लोबल मार्केट्स, यानी कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन और डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, ताकि हम तेजी को और आगे बढ़ा पाएं। प्लस आज अच्छी खरीदारी के आंकड़े एफआईज के दिखे तो बहुत बढ़िया होगा। शॉर्ट कवरिंग का सहारा अब आपको कल मिलेगा नहीं, तो जो कुछ भी एक्सपायरी के लिहाज से शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो तो हो गई। अब तो आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। तो अब पॉइंट सिंपल है, 9375 9400 कल एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 9600 ऊपरी स्तर पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। इस रेंज के किसी और बाहर निकलेगा तो और मजबूती बढ़ने की संभावना है, अगर 9600 के पार निकलकर टिके तो। अदरवाइज 9375 9400 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 19000 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर जब तक टिके हुए अच्छी बात है। 19500 और 20000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। 19000 के नीचे आने पर 18000 18500 की रेंज में बैंक निफ्टी के आने की संभावना बनती है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, लेकिन फ्रेश खरीदारी ये डिपेंड करेगी कि ग्लोबल मार्केट्स कितना मजबूत रहते हैं। जहां तक ट्रिगर्स का सवाल है, अब सिंपली 2 ट्रिगर्स हैं। अगली वीकली सीरीज जो जून की पहली सीरीज है, उसके लिए 2 बड़े ट्रिगर हैं। पहला तो ये कि लॉकडाउन को लेकर आगे क्या कुछ ऐलान सरकार की तरफ से होते हैं, पहला। और दूसरा ये है कि अब जून की सीरीज शुरू हो रही है, तो उसमें आगे क्या स्ट्रेटेजी फंड्स की बनती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जिन पर फोकस रहेगा, और बाकी अपने आप में ग्लोबल मार्केट्स तो हैं ही। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा तय करेंगे। ओके, तो ग्लोबल मार्केट के आधार पर बाइंग का ट्रेंड यहाँ पर पता चलेगा कि कैसा
ट्रेंड यहाँ पर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन अविनाश जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने पोजिशनल ट्रेड बताया, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, निवेश करना चाह रहा है, तो उनको कहां पर निवेश करना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में जो सेक्टर काफी अच्छी तरह से आउटपरफॉर्म करेगा वो गोल्ड फाइनेंस रहेगा। गोल्ड फाइनेंस इसलिए रहेगा क्योंकि ये गोल्ड कंपनीज में ज्यादातर कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 लिस्टेड कंपनीज है। और मैं मुथूट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। हमको लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस नॉट ओनली Q4 के नतीजे अच्छे दिखाएगा, लेकिन आने वाले साल के लिए भी इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफी कम हो चुकी है। इन्होंने करीबन 3000 करोड़ के ईसीबीज इशू किए थे। तो ओवरऑल जो एसेट लायबिलिटी का प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, वो इनको इतना तकलीफ नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से खरीदना चाहिए। ओवरऑल हमको लग रहा है गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो बढ़ेगा और इसके लिए कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। और करीबन 975 980 का टारगेट के लिए इसको इस करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म की पिक आपके लिए जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि ऑप्शन के जरिए आपको कल कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड का मौका मिलेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, आज जिस तरीके से मंथली एक्सपायरी हुई है मे सीरीज की, काफी अच्छे नोट पे आज बंद हुई है। निफ्टी 9400 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हुआ है, तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रोल ओवर एक्शन भी आज शाम तक देखने को मिली डेटा में, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से निफ्टी में मुझे लग रहा है 9550 9600 तक के लिए रैली एक्सटेंड होना चाहिए। तो हम इस रैली को प्ले करने के लिए 9500 का 4 जून की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जो कि आज करीब 90 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। उसमें हम 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उस कॉल ऑप्शन के लिए 140 तक के टारगेट के लिए 9500 का कॉल ऑप्शन 4 जून वीकली एक्सपायरी का बाय करने की सलाह रहेगी। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें रिलायंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो रिलायंस को भी बाय किया जा सकता है। और हमें लग रहा है कि रिलायंस के चलते ही निफ्टी में एक तेजी का मोमेंटम बनेगा। रिलायंस लीड करेगा इस रैली को। जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली पिछले 4-5 सेशन में, तो रिलायंस को 1470 के आसपास क्लोज हुआ, इसको बाय करना चाहिए। 1450 के स्टॉप लॉस से और टारगेट 1510 तक के रिलायंस में कल या 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस बाय करना और निफ्टी का 9500 का कॉल ऑप्शन बाय। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसे रहा, क्यों इतना बड़ा एक्शन दिखा और कल का मार्केट कैसा रहेगा, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।